स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेस में। और आप सभी का धन्यवाद। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम कहीं पढ़ने वाले हैं विसरण तथा परासरण। ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं और हर बार इन्हें या तो विसरण और परासरण में अंतर पूछा जाता है या फिर इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है कि विसरण को परिभाषित कीजिए तथा परासरण किसे कहा जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विसरण और परासरण। तो जैसे कि जब किसी विलयन में विलेय को डाला जाता है, जब हम जैसे विलेय और विलायक जल, विलायक के रूप में कैसे लेते हैं हम, जल। जब जल में विलेय यानी रंग का टुकड़ा, ठीक है। तो जब इस रंग के टुकड़े को जल में डाला जाता है तो रंग के टुकड़े से निकलने वाली रंगीन तरंगें पूरे जल में फैल जाती हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है, विसरण। के जब रंग के टुकड़े को हम जल में डालते हैं तो रंग के टुकड़े से जो रंगीन तरंगें निकलती हैं वो पूरे विलयन में फैल जाती हैं, पूरे जल में फैल जाती हैं और पूरा विलयन कैसा हो जाता है, रंगीन। ये क्रिया क्या है, विसरण। अब इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे? तो जो विलेय का टुकड़ा होता है वो तो ठोस होता है और पानी कैसा होता है, द्रव। तो हमेशा द्रव की विलेयता कम, द्रव की सांद्रता कम होती है और विलेय की सांद्रता कैसी होती है, ज्यादा। अब सांद्रता शब्द का मतलब क्या है? सांद्रता का मतलब होता है पतला या गाढ़ा, तनु या सांद्र, ठीक है। तो पानी पतला होता है जबकि ठोस को हम गाढ़ा मानते हैं। तो ठोस जो रंग का टुकड़ा होता है इसकी सांद्रता अधिक होती है, सांद्रता अधिक, और जल की सांद्रता कैसी होती है, सांद्रता कम। जल की सांद्रता कम होती है, रंग के टुकड़े की सांद्रता अधिक होती है। तो हम कहेंगे जब विलेय के कण का, रंग का टुकड़ा क्या है, विलेय का कण है, जब विलेय के कण का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कहां की ओर, कम सांद्रता की ओर विलेय के कण जब स्वतः गति करने लगते हैं, अधिक सांद्रता से कहां की ओर, कम सांद्रता की ओर। जब विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति करने लगते हैं तो यह क्रिया विसरण कहलाती है। अधिक सांद्रता, क्योंकि रंग का टुकड़ा ठोस होता है और ठोसों की सांद्रता अधिक मानी जाती है। द्रव की सांद्रता कम होती है और उससे कम होती है गैसों की सांद्रता। ठोस की ज्यादा, उससे कम द्रव की, और उससे कम सांद्रता किसकी होती है, गैसों की, ठीक है। तो जो अपना रंग के टुकड़ा, जो रंग का टुकड़ा होता है वो विलेय कहलाएगा और पानी का कहलाएगा विलेय, सॉरी विलायक। जिसे घोलते हैं वो विलेय कहलाता है और जिसमें घोलते हैं वो क्या है, विलायक। तो हम रंग के टुकड़े को जल में घोलते हैं, जल विलायक होगा और रंग का टुकड़ा क्या होगा, विलेय। तो हमने कहा कि विलेय के कण का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, विलेय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की क्रिया, यानी इनके कण कहां की तरफ जाएंगे, अधिक से कम की तरफ। तो विलेय के कण का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की क्रिया विसरण कहलाती है। लगभग सबको समझ में आ गया होगा ये क्या है इसका। और एग्जाम्पल हमने बता दिया कि रंग के टुकड़े को जब हम पानी में डालते हैं तो रंग के टुकड़े से रंगीन तरंगें निकलती हैं। यह तरंग पूरे जल में फैल जाती है और पूरा जल कैसा हो जाता है, रंगीन, पूरा विलयन रंगीन हो जाता है। तो रंग के टुकड़े से रंगीन तरंगें निकलती हैं, अधिक सांद्रता से कहां की तरफ चलती हैं, कम सांद्रता की तरफ। ये क्रिया क्या कहलाने लगती है, विसरण। अब आते हैं परासरण। परासरण की क्रिया क्या है? तो परासरण की क्रिया कि सर्वप्रथम, जैसे कि हमने ये बर्तन लिया, एक पात्र, और इसके बीच में लगा दी जाती है अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य
अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली। अब अर्धपारगम्य झिल्लियां क्या होती हैं? वह झिल्ली जिससे केवल विलाय के जल के अणु निकल पाते हैं, केवल जल निकल पाता है और विलय के कण नहीं निकल पाते हैं, तो ऐसी झिल्लियां अर्धपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं, जिनसे केवल जल निकल पाए और उसके अलावा कुछ नहीं, तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाएंगी? अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे हमारी त्वचा एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, ऐसे कहा जाता है चर्म पत्र। तो जब हम धूप में निकलते हैं तो हमारे अंदर से पसीना जल के रूप में बाहर आता है। अंडे के छक्कल के नीचे जो पतली पन्नी निकलती है उसे भी क्या कहते हैं हम? अर्धपारगम्य झिल्ली। उसमें से भी केवल जल के ही अणु निकल पाते हैं और किसी के अणु नहीं निकल पाते हैं। प्याज के छक्कल के नीचे जो झिल्ली निकलती है, पतली सी लेयर निकलती है, परत निकलती है, पतली सी पन्नी, उसे भी क्या कहा जाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ऐसे प्रकृति में कई झिल्लियां हैं। पत्ता गोभी, ये भी कैसी है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली। अंगूर के ऊपर जो पतली पतली परत होती है वो भी क्या होगी? एक अर्धपारगम्य झिल्ली। तो लगभग सबको समझ में आ गया होगा कि अर्धपारगम्य झिल्लियां क्या होती हैं। केवल वह झिल्लियां जिनसे केवल जल के अणु निकल पाते हैं अर्धपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम एक पात्र लिया जिसमें हमने किसे लगा दिया? एक अर्धपारगम्य झिल्ली को, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। एक साइड भर दिया जाता है तनु विलयन। इस साइड जो विलयन भरा हमने कैसा है? तनु विलयन। और दूसरी साइड हमने भर दिया सांद्र विलयन। एक साइड तनु विलयन है और एक साइड कैसा विलयन है? सांद्र। तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब गाढ़ा। एक तरफ तनु विलयन भरा है और दूसरी तरफ कैसा भरा है? सांद्र विलयन। एक साइड मान लिया हमने कि भर दिया शरबत। शरबत कैसा होता है? तनु। और सीरा कैसा होता है? गाढ़ा, ठीक है। तो एक साइड तनु विलयन यानी मान लो शरबत भर दिया और दूसरी साइड हमने भर दिया सांद्र विलयन यानी मान लिया हमने कि सीरा भर दिया, ठीक है। शरबत पतला होता है, सीरा गाढ़ा होता है। जो पतला होगा उसे तनु कहेंगे, जो गाढ़ा होगा उसे क्या कहेंगे हम? सांद्र विलयन, ठीक है। और बीच में किसे लगा दिया जाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली को। तो पराशरण की क्रिया होती क्या है? अब इसे हम ध्यान समझेंगे। विलाय के जल के अणु यानी जल, जो देखो तनु विलयन है तो इसमें भी जल होगा और सांद्र है तो इसमें भी क्या होगा? जल, ठीक है। तनु विलयन, चाहे विलयन तनु हो चाहे सांद्र हो, दोनों में जल होता है। बस इसमें तनु में जल ज्यादा होता है इसलिए पतला होता है, सांद्र में जल कम होता है इसलिए ये गाढ़ा होता है, ठीक है। तो दोनों में जल तो है। और सीरा हो या शरबत, विलय के रूप में दोनों में क्या होगी? चीनी। इसमें चीनी कम घुली है इसलिए ये पतला है, इसमें चीनी ज्यादा घुली है इसलिए ये कैसा है? गाढ़ा, ठीक है। तो दोनों विलयन समझ में आ गया तनु और सांद्र कैसे हैं। अब हम कहेंगे जब तनु विलयन से जल के अणु, किसके अणु? जल के अणु यानी जल के कण। जब तनु विलयन से जल के अणु सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली को भेद कर, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से निकलकर कहां चले जाएंगे? सांद्र विलयन की ओर। तो जब विलाय के जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को भेद कर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं, कहां की ओर जाने लगते हैं? तनु से सांद्र की ओर। तो ये क्रिया कहलाने लगती है परासरण, ठीक है। जब विलाय के जल के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली को भेद कर मतलब आर पार निकल कर, जब तनु विलयन से जल के अणु सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली को भेद कर स्वतः यानी अपने आप गति करने लगते हैं, तो यह क्रिया परासरण कहलाती है। अंतर है दोनों में, प्रसरण और परासरण में। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसमें क्या की जरूरत पड़ी? अर्धपारगम्य झिल्ली की। इसमें विलय के कण गति करते हैं तनु सांद्र से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, और इसमें विलय के जल के अणु गति करते हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ। दोनों उल्टा है, इसमें अधिक से कम की तरफ हो रही और इसमें कम से अधिक की तरफ, ठीक है। इसमें अधिक से कम की तरफ गति और इसमें
कम से अधिक की तरफ गति होती है। इसमें विलय के कण गति करते हैं और इसमें विलय जल के कण गति करते हैं। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं होती है, जबकि इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत होती है। समझ में आया होगा इतना कि जब विलायक जल के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली को भेदकर स्वतः गति करने लगते हैं तो यह क्रिया परासरण कहलाती है। और जब विलय के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति करने लगते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? विसरण। समझ में आ गया होगा कि परासरण होता क्या है और विसरण क्या होता है। यदि परासरण की क्रिया विपरीत होने लगे, जैसे कम से सांद्र की तरफ ना होकर सांद्र से कम की तरफ होने लगे, तो फिर परासरण कहलाने लगेगा प्रतिलोम परासरण। अगर परासरण की क्रिया विपरीत होने लगे, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो फिर परासरण कहलाने लगेगा प्रतिलोम परासरण। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम कहेंगे परासरण दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतः परासरण यानी अंदर की तरफ, और एक होता है बाहरा परासरण यानी बाहर की ओर। ठीक है, तो अंतः परासरण क्या होता है और बाहरा परासरण क्या होता है, ध्यान समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अंतः परासरण, अंतः परासरण, और एक होता है बाहरा परासरण। परासरण की क्रिया दो प्रकार से होती है, अंतः परासरण और बाहरा परासरण। जब परासरण अंतः का मतलब होता है अंदर की तरफ और बाहरा का मतलब होता है कि बाहर की तरफ। जब परासरण की क्रिया अंदर की तरफ होती है तो इसे कहा जाता है अंतः परासरण, और जब परासरण की क्रिया बाहर की तरफ होती है तो इसे कहा जाता है बाहरा परासरण। एग्जाम्पल में समझेंगे इसे, जैसे कोई दाग है किशमिश, ठीक है, किशमिश को जब जल में डालते हैं तो किशमिश फूल जाती है, क्योंकि जल के अणु कहाँ की तरफ गए, उसके अंदर की तरफ, यानी उस दाग के अंदर पहुंचे। जो दाग होती है, दाग के ऊपर की परत करती है अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह गाढ़। दाग के अंदर की सांद्रता ज्यादा है क्योंकि अंदर का पदार्थ गाढ़ा होता है और पानी कैसा होता है, पतला। तो तनु से कहाँ की तरफ जाएंगे, सांद्र की तरफ। तो जल के अणु तनु से सांद्र की तरफ आते हैं, यानी बाहर से कहाँ की तरफ जाने लगते हैं, अंदर की तरफ, जिस कारण दाग फूल जाती है। तो दाग का फूलना कौन सा है, अंतः परासरण। ठीक है, और बाहरा परासरण क्या होता है कि जैसे अंगूर को यदि हम सीरे में डालते हैं तो अंगूर के अंदर जो द्रव है वो पतला है, जबकि सीरा कैसा होता है, गाढ़ा। तो हमने कहा था पतले से गाढ़े की तरफ आते हैं जल के कण। तो जब अंगूर से जल निकल कर कहाँ जाएगा, सीरा में, तो अंगूर क्या होगा, सिकुड़ जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, बाहरा परासरण। जब परासरण क्रिया अंदर हो तो अंतः परासरण, जब परासरण क्रिया बाहर हो तो बाहरा परासरण। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे किसी मनुष्य की बॉडी है, यदि वो पानी में खत्म हो जाता है, पानी में डला रहता है, तो उसकी बॉडी फूलने लगती है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड होता है वो गाढ़ा होता है, जबकि पानी कैसा होता है, पतला। तो जो हमारी त्वचा होती है वो करती है एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार। हम कहेंगे हमारी त्वचा एक अर्धपारगम्य झिल्ली है और मान लो हमारी बॉडी पानी में डली है तो फूलने लगती है। क्यों? क्योंकि पानी पतला है जबकि ब्लड गाढ़ा है। और हमने कहा था पतले से कहाँ की तरफ जाते हैं जल के कण, गाढ़े की तरफ, यानी तनु से सांद्र की तरफ। तो पानी पतला है जबकि शरीर के अंदर का ब्लड गाढ़ा है, तो पानी पतले से कहाँ की तरफ जाएगा, अंदर, गाढ़े की तरफ। तो जब गाढ़े की तरफ जाएगा, कोशिकाओं में पहुंचेगा तो हमारी पूरी बॉडी क्या होगी, फूलने लगती है। तो हमारी बॉडी का पानी में फूलना भी क्या है, एक अंतः परासरण की क्रिया। और पानी में बॉडी फूलती क्यों है, इसी परासरण की क्रिया के कारण। ठीक है, क्योंकि जल के अणु कहाँ जाने लगते हैं, सांद्र की तरफ, यानी अंदर की तरफ। सांद्र, क्योंकि अंदर का पानी, अंदर ब्लड हमारा गाढ़ा है, और तनु से कहाँ की तरफ जाएंगे, सांद्र की तरफ। इसलिए क्या होगा कि बॉडी फूलने लगती है। तो यही परासरण की क्रिया के एग्जाम्पल है, समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से नोट कर लें। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ या नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।